reading power does not mean you know the meaning of each and every word. Reading power means you guess the overall idea of the text from the context clues. आप क्या एक पैराग्राफ ये समझ लें, इस पैराग्राफ में 10 वर्ड्स बहुत मुश्किल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप खामोशी से जब यहाँ तक पढ़ते हो तो आपको उसका ओवरऑल मीनिंग समझ लग जाता है. इट मीन्स आपकी रीडिंग पावर है. और अगर आप को समझ नहीं लगता, आपको वो 12 वर्ड्स जो हैं पता हैं, यानी उसके मीनिंग्स भी आते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको वो समझ नहीं लगता, तो इसका रीडिंग पावर नहीं है. रीडिंग पावर का मतलब है कि आप ओवरऑल मीनिंग को टेक्स्ट के किस तरीके से गेस कर लेते हो. दैट इज एक्चुअली द गेसिंग पावर. दैट इज एक्चुअली द गेसिंग पावर. तो ये बात तो आपको समझ लग गई होगी. अब हम इसको देखते हैं, इस पैराग्राफ को, तो उसके साथ इसकी उर्दू में पहले बनाती हैं. आप लोगों ने किया होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको पढ़ लेता हूँ आपके सामने. पीपल मोन अबाउट पॉवर्टी इज रिग्रेटेबल. पीपल जो है वो लान तान करते हैं, पसंद नहीं करते हैं पॉवर्टी को, गुर्बत को. समझते हैं कि बहुत बड़ी इवल है, शैतानियत है. And it seems to be an accepted belief that if people have plenty of money, they would be happy and useful and get more out of it. और समझा जाता है कि अगर लोगों के पास बहुत सारी रकम होगी, पैसा होगा, तो वो खुश होंगे. As a rule, there is more satisfaction in life and more obtained in life in a humble cottage of the poor than in the palaces of the rich. लेकिन कानून के मुताबिक, मतलब अगर ट्रेडिशन को देखा जाए, तो ज़िंदगी में जो आपको सुकून मिलता है, तो वो एक आम सी झोंपड़ी में भी गरीब आदमी के मिल जाता है, और एक अमीर का जो महल्लात है उसमें नहीं मिलता. I always pity the sons and daughters of the rich men who are attended by the servants and of governances at a later age. At the same time, I'm glad to think that they do not know what they miss. तो कहता है कि मुझे तरस आता है अमीर लोगों के बच्चों के ऊपर, जिनको उनके मुलाजमीन संभालती हैं, और फिर आखिरी एज में गवर्नेंसेस होती हैं. गवर्नेंसेस, ये गवर्नेंसेस गलत लिखा गया, गवर्नेंसेस होती हैं जो उनको आखिरी उम्र में संभालती हैं. लेकिन इसी वक्त मैं खुश भी होता हूँ कि उनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या मिस कर रहे हैं, यानी वो कौन सी खुशी और सेटिस्फेक्शन मिस कर रही हैं जो कि उनकी है. अच्छा, अब आपने ये पढ़ लिया, अब उर्दू में आपने अपने आप को आइडिया समझाना है. ये तो आसान है आइडियाज़ को समझाना, लेकिन आपने उसको जनरलाइज करना है. और वो जनरलाइजेशन क्या है कि हर आदमी गुर्बत को नापसंद करता है, डिसलाइक करता है, और अमारत को वो पसंद करता है. अब ये तो एक हो गया ना, एक आइडिया हो गया. तो उसके बाद दूसरा आप तो सोचते हैं कि मगर हकीकत ये है कि ज़्यादा कंटेंटमेंट यानी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गरीब लाइफ में है, और जो अमीर लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर बेस करती है. यानी सपोर्ट है ना, सर्वेंट्स हैं या फिर बाद में गवर्नेंसेस हैं, तो सपोर्ट पे तो वो पिटिएबल है, मतलब उस पर तरस आता है. सिंपल, आपकी बन गई. उर्दू में जब आपने अपने आप को समझाया इसका पूरा आइडिया, तो उस आइडिया को फिर आप इंग्लिश में आप कन्वर्ट करेंगे, तो उसका वो आपने, अच्छा पहले उर्दू में लिख लेना ज़्यादा बेहतर है. उसकी वजह ये है कि जब उर्दू में आप लिख लोगे ना एक समरी सी, एक आइडिया सा, तो फिर आप जब उसको ट्रांसलेट करोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने जुमलों में उसको करो. फर्ज करो अगर इसका मैं करता हूं, एवरीवन डिसलाइक्स पॉवर्टी एंड अडोर्स एंड प्रेजेस एंड विशेस, ठीक है, एंड अडोर्स द रिचेस, अमारत को पसंद करते हैं, फुल स्टॉप. However, in reality, however, in reality, the poor are more contented
एंड द लाइफ ऑफ द रिच विच इज बेस्ड अपॉन सपोर्ट सिस्टम इज पिटिएबल। बस, इससे ज्यादा नहीं, सारा आइडिया आपने इसके अंदर समो दिया है। अगर मैं यहां पे लिखूं, फर्ज करो अगर मेरे से लिखा जाए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि इसको मैं आइटैलिक में कर लेता हूं कि यहाँ पे क्या होगा, एवरी वन dislikes poverty and adores riches। ठीक है, ये हो गया क्या, एक आपका। अब मैंने इसकी तरफ नहीं देख रहा हूं, इसकी तरफ देखूंगा ना पैराग्राफ की तरफ बार बार, तो मेरा दिल करेगा इसी में से अल्फाज ले लेके तो मैं कॉपी करता जाऊं। तो मैंने तो पहले अपना उर्दू में एक उसको सम अप कर लिया था। जब उर्दू में सम अप कर लिया और फिर मैं उसको ट्रांसलेट में आ रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मैं सेफ साइड के ऊपर हूं, वहां पे अल्फाज नहीं लिख पाऊंगा। अब मैं क्या हूं, उर्दू के अपनी जो ट्रांसलेट में लिखी हुई थी उसको ही देखता रहूंगा। इन रियलिटी however in reality the poor पुअर के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लग जाए ना, या रिच के साथ डेफिनेट आर्टिकल दी लग जाए, तो इसका मतलब पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द पुअर एजेक्टिव है। जब भी किसी इन किसी एजेक्टिव जो लिविंग बीइंग के लिए एजेक्टिव इस्तेमाल होता है, उसके साथ दी लग जाए तो इसका मतलब वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। द पुअर इसका मतलब सारी दुनिया के पुअर। द पुअर आर मोर कंटेंटेड, यानी मोर satisfied, contented. The poor are more contented, and the rich, whose life is based upon the support system, are pitiable। ठीक है, are pitiable, उन पे तरस आता है। अब आप देख लें, ये सारी की सारी समरी मैंने इसकी कर दी है, जो ऊपर सारा पैराग्राफ लिखा हुआ था, और इसको मैं कर देता हूँ इस तरीके से। अब इसमें से ये सारा आइडिया लिख दिया इसका। आपने अपनी अपनी समरीज भी देखें, चेक करें, और चेक करने के बाद आप देखें कि क्या ये आइडिया आपने इसी तरीके से लिखा था कि कोई डिफरेंसेस भी थी। तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो मुझे भेज देंगे, मैं उसको चेक करके उनको भेज दूंगा वापस। लेकिन बाकी लोग सिर्फ इसको देखें और देख के अंदाज़ा लगाएं कि क्या यही लिखा था। देखें, स्पेलिंग की गलतियां, ग्रामर की गलतियां आपका एग्जामिनर बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर फर्ज करो उसमें ग्रामर की मिस्टेक्स हैं, आपकी इंग्लिश का पेपर है, एक बात याद रखें जो मैं बार बार स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपका इंग्लिश का पेपर और कोई भी और पेपर सीएसपी चेक नहीं करते, वो प्रोफेसर ही चेक करते हैं, इंतहाई सीनियर प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे यहाँ सरगोदा यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोफेसर में चेक करते हैं। हमारे जो कॉलेज सेक्टर के जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं, जिनको थोड़ा मतलब समझा जाता है कि उनका रैंक ठीक है, तो उनको भी चेक होने के लिए पेपर्स आती हैं। आपकी जीसी यूनिवर्सिटी और जहाँ से पेपर्स चेक, पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर्स चेक होने के लिए आती हैं। तो सीएसपी को नहीं, ये नहीं, और डिप्टी कमिश्नरों को भेज रहे हैं आपके पेपर चेक करके भेजें, असिस्टेंट कमिश्नरों को भेज दें। तो आपका जो इंग्लिश का प्रोफेसर है ना, वो अंग्रेजी की गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा, याद रखिएगा। तो समरी में जितनी आपकी गलतियां होती गई स्पेलिंग की और उसकी ग्रामर की, तो उसको वो मार्क्स कम करता जाएगा आपकी प्रेसी में और कॉम्प्रीहेंशन में और ट्रांसलेशन में। ये तीन चीज़ें 50 नंबर की आपकी बनती हैं, इसमें गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए सेम बेसिक ग्रामर ज़रूर कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। सबको मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, अगर किसी की ग्रामर नहीं ना अच्छी बनी है, तो इसका मतलब है कि कहीं पीछे नुक्स रह गया है। जैसे मुझे याद है जब मैं 2004-05 में जब मैं सीएसएस की एग्जामिनेशन दे रहा था, इंग्लिश मेरे लिए कोई मसला नहीं था, इंग्लिश में मैं बगैर पढ़े ही बहुत मार्क्स ले जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त भी ऐसे का बड़े रौले होते थे, लेकिन बार हमें कोई नहीं हुआ था।
हमें पहली पंजाब यूनिवर्सिटी ने रगड़ रगड़ के पढ़ाया हुआ था, तो उसमें एक्सप्रेशन और ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती थी। मैं प्रेसी में पहली दफ़ा मैं 80 मार्क्स ले गया, हालांकि पढ़ा भी नहीं था मास्टर चंद एक ईडीएम्स की, लेकिन ईडीएस ने मुझे तड़फा के रख दिया था। जो एवरीडे साइंस है ना, साइंस मेरे लिए इतनी को मुश्किल थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक आप समझिए कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ, और जितना टाइम उसके ऊपर लगा उतना ही टाइम मुझे सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर लगा, और वो है ईडीएस। ज़ाहिर बेस नहीं थी उसकी इतनी ज़्यादा, 10वीं क्लास तक 12वीं क्लास तक पढ़ी थी, उसके बाद फिर नहीं हाथ लगाया था उसको, भूल भूल गई चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स नहीं ज़हन में रहे। टीचर के पास मैं नहीं गया, ये मैंने गलती कर दी, और उसके बाद चला गया तो 1 महीने की मार थी, लेकिन बाहर मेरा काफ़ी टाइम वो ले गई ईडीएस। तो पहली दफ़ा जब ईडीएस इतना टाइम लिया ना, और और सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स मेरे पास, और इंग्लिश में मेरे बड़े ज़बरदस्त मार्क्स, ईडीएस में मर के उसने मुझे पास ही किया होगा। तो फिर अगली दफ़ा मुझे किसी ने समझाया कि यार वो जो बेस में रौले थे ना उसको सही करो। तो मैंने फिर पहली दफ़ा मैट्रिक की जो जनरल साइंस की किताब थी इंग्लिश की उसको पढ़ी, और ईमान से मज़ा आ गया। पहले मैं वो डोगर की कि पता नहीं कौन सी किताब थी, इल्मी की थी, उसको पढ़ रहा था। कश्मीरी साहब थे जो लिखते होते, तो उसने इधर से उधर से छापे मार के वो जो है वो डिसरेट किस्म का वो था, उसको समझ कुछ नहीं लगती। लेकिन मैट्रिक की किताब को पढ़ा तो ऐसे समझाया हुआ था। ऑक्सफोर्ड की किताब को किसी को 7वीं को 8वीं को पढ़ ले तो आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही से समझ लेते हो बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे बेसिक्स के रौले हैं ना, वहाँ पे दोबारा वापस जाएं और फिर आपको बात समझ लगेगी। इसी तरीके से इंग्लिश का जितना मसला पाकिस्तान में मौजूद है, इवन आजकल तो जो एमए इंग्लिश में निकल रहे हैं ना, उनके भी मसाइल बड़े हैं। मुझे याद है किसी ज़माने में पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ते थे, वहाँ से निकलते थे स्टूडेंट्स, या फिर वो सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता था, एक कॉम्पोजिट सिस्टम होता था, तो उसमें मसाइल नहीं थे इंग्लिश के। इंग्लिश थर्ड डिवीजन भी बड़ी मुश्किल से आती थी, लोग भंगड़े डालते थे थर्ड डिवीजन। अब तो फर्स्ट डिवीजन ही आ रही हैं, लोगों को लिखना भी नहीं आता, तो स्टैंडर्ड काफ़ी गिर गया हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रामर ठीक नहीं है ना, तो ग्रामर यानी टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चीज़ें तो 7वीं 8वीं की थी, 7वीं 8वीं की चीज़ें। इसका मतलब 7वीं 8वीं आपकी ठीक नहीं है या भूल गए हैं, उसको दोबारा से जाके सही करो। 7वीं 8वीं आती है तो 10वीं किताब की ग्रामर उठा लें, सिर्फ एग्जाम्पल्स ही करते थे। इतने बड़े आप लोग हो तो कर लेते। लेकिन ये जो बेसिक ग्रामर है ना, आपका जो सीएसएस का एग्जामिनर है, और होता वो प्रोफेसर, और प्रोफेसर्स की मेंटालिटी को मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से। अच्छा सीएसएस का बच्चा है, हम तो बीए के बच्चा अंग्रेजी में गलती कर रहा हो तो हम बुरा मुंह बना जाते हैं, यार इतना बड़ा हो गया इसको ये तीसरी चौथी की गलतियां कर रहा है। तो सीएसएस का एक लेवल है, उसमें नहीं वो आपको बर्दाश्त करता, तो इसको सही बनाए, इसके नंबर्स कट जाते हैं। देखिए जी, एवरीवन डिसलाइक्स पॉवर्टी एंड अडोर्स रिचेस या लाइक्स रिचेस। However, in reality, the poor are more contented and the rich, whose life is based upon the support system, are pitiable. छोटी सी चीज है, उसको आपने समो दिया, दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आगे देखते हैं जी, इसके आगे हम देखते हैं अगला। ये सेकंड ही है ना मेरा ख्याल है, हाँ जी सेकंड ही है। इट इज बिकॉज आई नो। एक्सक्यूज मी सर। जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, अच्छा सर, ये जब प्रेसी हम लिखते हैं और इसमें पैराग्राफ्स होते हैं, तो सर हम भी पैराग्राफ बनाएं या इसको हम एक ही जरूरी पैराग्राफ में नहीं है, लिखें? जरूरी नहीं है एक ही पैसेज बना लें। बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, पैराग्राफ्स ही बना सकते हो, डजेंट मैटर, लेकिन बेहतर यही है कि पैसेज बनाए इतना सा। ये तो मैं आपको इसलिए पैराग्राफ वाइज जा रहा हूँ कि आपको समझ लग जाए, अदरवाइज तो मैं एक पूरा पैसेज भी करके तो उसको करवा सकता था आपको। बेहतर यही है कि अपने जी एग्जामिनर को राइट सर। बताए कि इतनी सी आपकी स्प्रेसी बनी है। अगर 1/3 है, 1/4 है, नीचे आप लिखे भी ना वो उसने ये गिनने नहीं होते आपके लफ्ज, उसको टाइम ही नहीं है गिनने का। वो सिर्फ और सिर्फ देखे, नजर मारेगा, अच्छा है छोटा सा एक इसने दिया हो, वाह क्या बात, चल उसने ऐसे करके पढ़ना है। सिंपल से सेंटेंसेस में आपने वही जो 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 कंटेंट है
उसको आपने बयान कर दिया है तो बस कमाल हो गया, उसने आपको नंबर दे दिया। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी। इट इज बिकॉज आई नो हाउ स्वीट एंड हैप्पी एंड प्योर द होम ऑफ ऑनेस्ट पॉवर्टी इज। गरीब लोगों का घर जो होता है ना, वो बड़ा प्यारा सा और खालस होता है, खुश खुशी और स्वीटनेस उसमें होती है। हाउ फ्री फ्रॉम परप्लेक्सिंग केयर एंड सोशल एनवीज एंड जेलसीज। वहाँ पे एनवीज इतनी नहीं होती, जेलसीज नहीं होती, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, परप्लेक्सिंग केयर, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं होती। हाउ लविंग एंड यूनाइटेड इट्स मेंबर्स आर इन द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ सपोर्टिंग द फैमिली। किस तरीके से मोहब्बत होती है उनके मेंबर्स में अपनी फैमिली के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। दैट इज सिंपथाइज विद रिच मैन्स बॉय, कि मैं सिंपथी शो करता हूँ एक अमीर आदमी के लड़के के साथ, एंड कंग्रेचुलेट द पुअर मैन सन, और गरीब आदमी के बच्चे को मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि गरीब का घर जो है उसमें ऑनेस्टी होती है, उसमें खुशियाँ होती हैं, और उसमें सेटिस्फेक्शन होती है। बस ये इसमें सारे का कॉन्सेप्ट है, लंबा चौड़ा तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना। आपने क्या लिखना है इसके अंदर, कि पुअर जो है वो ब्लेसेड होती हैं किसके साथ, इन चीजों के साथ। और क्या है, इट इज फॉर दीज रीजंस दैट फ्रॉम द पुअर मैंस, किधर गया, इट इज फॉर दीज रीजंस दैट फ्रॉम द पुअर मैंस रैंक्स so many great, strong, eminent, self-reliant men have sprung and always must spring। के ज्यादातर बड़े बड़े हीरोज कहाँ से निकले हैं, यहीं से, अमीर गरीबों से ही। इफ यू रीड द लिस्ट ऑफ इमॉर्टल्स, जो नहीं मरते हैं, यानी कि किताबों में नहीं मरते हैं, अगर उनके आप पढ़ते हो तो who were not born to die, you will find most of them have been born poor। आपको पता चलेगा ज्यादातर वो पुअर ही हैं। तो इसका मतलब क्या है, सिंपल दो जुमले इसके बन रहे हैं कि जो पुअर हैं वो ब्लेस्ड हैं, किसके साथ, ऑनेस्टी के साथ, कि वो ऑनेस्ट हैं, और उनके वो फैमिली लाइफ है उनकी, और मोहब्बत है उनकी। ठीक है, वो ब्लेस्ड है, नंबर एक। और दूसरे नंबर के ऊपर बड़े बड़े जो हीरोज हैं वो यहीं से ही पैदा होते हैं, यानी कि इमॉर्टल हीरोज, ऐसे हीरोज जो मरते नहीं हैं, इटर्नल हीरोज, दे हैव बीन बोर्न इन दी पुअर, दे केम फ्रॉम द पुअर फैमिली। ये दो सेंटेंसेस इसके बनते हैं। तो क्या लिखोगे इसका, इसका सिंपली आप लिखोगे कि द पुअर आर ब्लेसेड विद स्ट्रॉन्ग फैमिली लाइफ बेस्ड अपॉन ऑनेस्टी एंड लव। ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड, most of the eternal heroes came from the poor background। ये दो जुमले आपकी हो गए, यानी सबको आपने पढ़ना, आपने पता है यार, दो जुमलों के अंदर आपकी जनरलाइजेशन हो रही। अब मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ इसको, इसी समरी को क्या लिखूंगा, इसको पहले मैं ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ। इसको लिखूंगा, the poor are blessed with a strong family bond based upon love, based upon love and selflessness। Most of, yeah, many heroes in history came from poor background। ठीक है जी, वो कहाँ से आए हैं, पुअर बैकग्राउंड से आए हैं। आगे देखते हैं जी, नेक्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ। सर इसमें सर ये लास्ट स्लाइड कीजिएगा, इससे पीछे वाले। हम्म। सर इसमें ये जो उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया हुआ है कि
Sporting family that I sympathize with the rich man boy and हम्म। congratulate the poor man son. तो सर ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इसमें इंक्लूड किया जाएगा? आप ऐसा कर सकते हो, द पुअर ब्लेस्ड विद स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड बेस्ड अपॉन लव एंड सेल्फलेसनेस मिसिंग इन द रिच, या मिसिंग अमंगस द रिच, ये कर सकते हो। मतलब वो ऐसा तो नहीं कि मैं सिंपैथाइज करूंगा या इस तरीके से करूंगा, मतलब वो अडोर कर रहा है कि ये तो ब्लेस्ड, जब अगर क्या ब्लेस्ड है वो इसके साथ, तो इसका मतलब है रिच ब्लेस्ड नहीं है। जो ब्लेस्ड नहीं होता तो वो पिटिएबली सिचुएशन होती है उसकी। वो सिंपैथाइज को आप सारा को लिख नहीं, वो चीज़ तो वही है, मतलब आपने वो बयान कर दी है उसको। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप उसको, जब आपने जनरलाइज एक आइडिया कर दिया तो उसी में मौजूद है, मेरा ख्याल है। ठीक है, तो जी राइट इसको सर। इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि दैट इज मिसिंग इन दी रिच लाइफ। अच्छा जी, आखिरी है जी, आखिरी है जी। It seems nowadays that a matter of universal desire that poverty should be abolished। यानी कि ये एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल यानी कायनाती किस्म की, यानी पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि पॉवर्टी को ख़त्म कर दिया जाए। वी शुड बी क्वाइट विलिंग टू अबॉलिश लग्जरी। ठीक है, अब लेकिन लग्जरी को ख़त्म करना चाहिए। But to abolish honest, industrious, self-denying poverty is to destroy the soil upon which mankind produces the virtues that will enable our race to reach a still higher civilization that it now possesses। लेकिन अगर आप पॉवर्टी को ख़त्म कर दें जिसमें ऑनेस्टी है, और वो जो मेहनती हैं और अपने आप को, वो अपने आप में सेल्फलेस हैं, उनको ख़त्म करने का मतलब है वो आपने ग्राउंड ही ख़त्म कर दी जहाँ पर ऐसी खसूसियात पैदा होती हैं जो हमारी नस्ल को अजीम सिविलाइजेशन बनाती हैं। अब कोई एक इसका जुमला बना के दिखाएगा, कोई यहाँ पे लिख के दिखाए मुझे, मतलब कमेंट बॉक्स के अंदर एक जुमला बनाएं, आप देखें अपनी अपनी प्रेसेस को और देखें, यहाँ पे लिख के मुझे भेजें। मैं उसको पढ़ता जाऊंगा और उसको बोलता जाऊंगा ये सही है कि नहीं सही है। आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, इसको लिखें जरा। रियल पॉवर्टी इज डिसऑनेस्टी, रियल एंड द नेग्लिजेंस ऑफ मैनकाइंड व्हिच शुड बी अबॉलिश्ड। नहीं, तहरीम ये नहीं है। देखो पूरी दुनिया एफर्ट कर रही है कि पॉवर्टी को एंड कर दिया जाए, ठीक है, तो हम कहेंगे ग्लोबल एफर्ट टू एंड पॉवर्टी, ग्लोबल एफर्ट के पॉवर्टी को एंड किया जाए इज टू एंड द सॉइल, या इज टू एंड द बेसिस ऑन विच सिविलाइजेशन स्टैंड्स। बस सिंपल, यानी कि ग्लोबल एफर्ट के पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए इसी तरीके से है जैसे कि आप वो बेसिस ख़त्म कर दें जिसके ऊपर एक सिविलाइजेशन खड़ी है। बस इतना ही था इसका। और देख लें और क्या है, अब इसको लिखने को लग्जरी को ख़त्म करेंगे, और ठीक है वो आप अगर बीच में एक नुक्ता लग्जरी का भी डाल देते हो डजेंट मैटर। तो आप सिंपली इसको कैसे लिखोगे, ये लास्ट सेंटेंस में लिख रहा हूँ, और वो है ग्लोबल एफर्ट टू एंड या एलिविएट पॉवर्टी इज like ending the basis of civilization, basis of civilization। अब सिविलाइजेशन में बाकी सारी वही खूबियां होती हैं जो कि इसने बयान की है कि इंडस्ट्रियस हो, सेल्फ डिनाइंग हो, वगैरह वगैरह, वर्च्यू सारी की सारी हों, वो सिविलाइजेशन उसी को कहती है। अगर कहती है ना कि अगर फलाने कंट्री वो अभी वेल सिविलाइज नहीं हुई, तो इसका मतलब ये सारी वर्च्यूज उसमें मौजूद नहीं। तो ग्लोबल एफर्ट टू एंड पॉवर्टी इज लाइक एंडिंग द बेसिस ऑफ सिविलाइजेशन। एक सिंपल सा इतना बड़ा आपने वो चीज़ लिखी है, उसको आराम से एक चीज़ के अंदर एक सेंटेंस, आप कितने आपके जुमले बने हैं, अगर आप इस सब को मिला दें तो एक छोटी सी प्रेस ही आप उसके सामने पीएमएस के एग्जामिनर के सामने आपने रखी हुई है, तो वो अप्रिशिएट करेगा, वो तो पढ़ेगा अच्छा सारा आइडिया इसमें है, और सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आपने लिखा है, तो उसको मज़ा आ जाएगा, आपको मार्क्स देगा। थैंक यू जी, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आप लोगों ने क्या करना है, डॉन न्यूज़पेपर जो कल का है, कल जो
यानी कल क्या था, थर्सडे, थर्सडे का डॉन न्यूज़पेपर, 2 पहले एडिटोरियल्स और 1 कॉलम पढ़ के आना है। कल मैं उसका टेस्ट दूँगा, उसके साथ आपने 27th लेक्चर जो है जनरल नॉलेज का यूट्यूब पे सुनना है, उसका टेस्ट मैं आप लोगों को दूँगा। यानी 27th लेक्चर, लेक्चर नंबर 27 मैंने आप लोगों को भेज भी दिया है। वो मिडल ईस्ट के ऊपर है, मिडल ईस्ट के हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर, उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। बहुत सारा जनरल नॉलेज इसमें बिखरा हुआ है, वो हमने समेटना है। आप उसके पॉइंट्स लिखेंगे, मैं आपको उसका वो दूँगा टेस्ट बना के। डॉन का टेस्ट होगा और इसका टेस्ट होगा, तो ये आपने कल करना है और इसके साथ हम कल ऐसे करेंगे। ये 1 महीना हम सिर्फ इंग्लिश के ऊपर लगाएँगे और साथ-साथ में हम करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स भी करते जाएँगे इसके साथ-साथ। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। जिन्होंने जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे भेज दें प्राइवेटली अपने जो भी एसेस आपने लिखे हैं। एक ऐसे मेरा ख्याल आपका तहरीम का है, वो मैं भी चेक करूँगा और साथ में अपनी प्रेस ही भेज दीजिएगा, मैं आपको फीडबैक उसके ऊपर दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।